हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी में। आपको इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने बताया कि झारखंड के ज़िले एवं प्रमंडल के बारे में। इस कड़ी में मैंने आप लोगों को बताया संथाल परगना के ज़िले के बारे में एवं पलामू प्रमंडल के ज़िले के बारे में। आज उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जानेंगे कोल्हान प्रमंडल एवं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के ज़िले के बारे में। तो शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि संथाल परगना में कौन कौन से ज़िले आते हैं और पलामू प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। यहाँ इधर से ज़िले हैं, यहाँ इधर लास्ट में साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, इतने ज़िले जो हैं वो संथाल परगना के ज़िले हैं। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इधर यहाँ पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 ज़िले पलामू प्रमंडल के हैं। उसके बाद नीचे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये हैं 3 ज़िले जो कि कोल्हान प्रमंडल के हैं। आज हम इन्हीं ज़िलों के बारे में चर्चा करेंगे, आज इन्हीं ज़िले के बारे में हम जानेंगे। साथ में और दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले के बारे में भी हम जानेंगे कि कौन कौन से ज़िले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में एक यहाँ रांची, ये खूंटी, इधर सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, ये ज़िले हैं हमारे दक्षिण छोटा नागपुर के ज़िले। तो ये दोनों ज़िले के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस, देखिए इधर जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन के नीचे इधर 1, 2, 3, ये 3 जो लिखे हैं वो 3 ज़िले जो हैं वो हैं कोल्हान प्रमंडल के। ठीक है, यहाँ आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये तीनों जो ज़िले हैं वो पहले शुरुआत में सिंहभूम कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को बांटा गया 1990 के दौरान में, और 1990 में इन दोनों को 2 पार्ट में किया गया। इधर वाला जैसा कि डायरेक्शन में आप लोगों को बताए हैं कि ये डायरेक्शन पूरब कहलाता है, ये डायरेक्शन पश्चिम कहलाता है। तो इधर वाला जो पार्ट है वो पूर्वी सिंहभूम कहलाया, इधर का जो पार्ट है वो पश्चिमी सिंहभूम कहलाया। फिर इसको 2001 में फिर से इसको बांट दिया गया, 2 में पश्चिमी सिंहभूम को बांटा गया एक अलग भाग में, जिसको कि यहाँ सरायकेला खरसावां कहा गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो मेरा ज़िला है वो है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और हम यहाँ के एक शहर जो कि काफ़ी जाना माना है उसके बारे में परिचित हैं, जमशेदपुर, काफ़ी परिचित हैं इससे, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, नाम तो ज़रूर सुने होंगे यदि हम झारखंड के हैं तो। जमशेदपुर में आपको याद रखना है, लेकिन हम यहाँ इससे संबंधित मात्र 2 चीज़ें आपको बताएंगे। जो है जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, और इसको भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। जमशेदपुर के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे जब हम आपको बताएंगे झारखंड के लौह उद्योग धंधे के बारे में और झारखंड के औद्योगिक नगरी के बारे में। तब जमशेदपुर के बारे में, जमशेदपुर की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की, यहाँ कौन कौन से उद्योग धंधे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। साथ में उद्योग धंधे का, कल कारखाने का या इस्पात का, आयरन इंडस्ट्री का इस जमशेदपुर में ही स्थापना करने का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे जब हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इसके बाद एक टॉपिक आपको ये बताएं, जमशेदपुर ये चीज़ याद रखना है। दूसरा जो चीज़ याद रखना है वो है आपको
दलमा अभयारण्य, दलमा अभयारण्य, ठीक है, ये याद रखना है दलमा अभयारण्य के बारे में। अब दलमा अभयारण्य में क्या है, तो दलमा अभयारण्य की स्थापना कब की गई, तो दलमा अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई, ठीक है। और 2001 में एक और कहानी हुई यहाँ 2001 में हुआ कि यहाँ भारत का ही नहीं, झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला गज आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया 2001 में, गज आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, गज आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया 2001 में। ये पूरे भारत का पहला गज आरक्षित क्षेत्र था जो कि दलमा अभयारण्य क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद इसी क्षेत्र में आपका एक है विहंग, विहंग को याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट विहंग। विहंग झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी आश्रयनी है या पक्षी अभयारण्य कह सकते हैं, दूसरा बड़ा। पहला आपको बता चुके हैं साहेबगंज में, साहेबगंज का उधवा पक्षी विहार जो कि झारखंड का पहला सबसे बड़ा पक्षी विहार है या पक्षी आश्रयनी है। दूसरा सबसे बड़ा, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो है विहंग, ठीक है। तीसरा, इसके बाद चौथा जो है यदि आप याद करना चाहते हैं इस जगह पर तो आप याद कर सकते हैं RIT के बारे में। RIT यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। RIT ये प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसका नाम चेंज, इसका स्थापना आप याद कीजिए, पहले इसका स्थापना हुआ 1960 में। उसके बाद इसका नाम 2002 में इसका नाम चेंज करके NIT रख दिया गया, ठीक है। आप याद करेंगे इसको NIT के बारे में। RIT को कब नाम चेंज करके NIT कर दिया गया। RIT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया NIT तो इसका नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। RIT को याद कीजिए, NIT को याद कीजिए, दलमा अभयारण्य को याद कीजिए, गज आरक्षित क्षेत्र को याद कीजिए, जमशेदपुर को याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस जगह से याद रखिए, छोटा छोटा चीज़ है जो कि यहाँ याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ कीनन स्टेडियम है, ठीक है, कीनन स्टेडियम है, यहाँ क्रिकेट मैच भी खेला गया है, तो कीनन स्टेडियम को याद रखिए। और इसमें याद रखिए कीनन स्टेडियम के बारे में कि इसका पुराना नाम क्या है, कीनन स्टेडियम, ठीक है। कीनन स्टेडियम को पुराना नाम इसका है टेम्पल या टेम्पुल, कहीं कहीं किताब में लिखता है टेम्पुल ग्राउंड, ठीक है। कीनन स्टेडियम को याद कीजिए, इसका पुराना नाम है क्या है, टेम्पल ग्राउंड या टेम्पुल ग्राउंड, किताब में कहीं कहीं टेम्पुल लिखता है, ठीक है। उसके बाद याद कीजिए जुबली पार्क को, जुबली पार्क को याद कीजिए, ठीक है। जुबली पार्क को याद कीजिए, तो जुबली पार्क को इसके लिए याद करना है कि यह किसके तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, या किसके तर्ज पर है, या किसके मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। तो आप याद कीजिए मैसूर का वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन, ठीक है। वृंदावन गार्डन को याद कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जुबली पार्क को किस मॉडल के रूप में या किस पार्क के मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, तो आंसर होगा वृंदावन गार्डन। और वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में, और मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है। ये याद कीजिए। आपको यहाँ से 4, 5, 6 फैक्ट्स आपको मैंने दिया, 6 फैक्ट्स में आपको याद रखना है, एकदम इम्पॉर्टेंट आपका होगा RIT और NIT और दलमा अभयारण्य से जुड़े हुए और विहंग, ये 3 फैक्ट जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं दूसरा चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरे ज़िले के बारे में, दूसरे ज़िला के बारे में, और दूसरा ज़िला है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अब इसको क्या याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम में, और उसमें स्थापना दिवस आपको नहीं बताए, स्थापना दिवस क्या है इसका, तो दोनों का स्थापना दिवस, चाहे
पूर्वी सिंहभूम का हो चाहे पश्चिमी सिंहभूम का हो, दोनों का स्थापना दिवस एक ही है, 16 जनवरी 1990, दोनों का। ठीक है, चाहे वो पूर्वी पश्चिमी हो, वो पूर्वी सिंहभूम हो या पश्चिमी सिंहभूम, दोनों का स्थापना दिवस एक ही है, 16 जनवरी याद रखेंगे। अब यहाँ याद क्या करना है, सारंडा वन को याद कीजिएगा इस डिस्ट्रिक्ट से। और सारंडा वन में क्या याद करना है कि इसका एक फैक्ट है, इसको कहा जाता है 700 पहाड़ियों का घर, 700 पहाड़ियों का घर, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र या 700 पहाड़ियों का घर, इसको किसको, सारंडा वन को। ठीक है, और इसमें याद कर सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम से, तो आप याद कर सकते हैं जोजो हाथू को। जोजो हाथू, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जोजो हाथू किस लिए फेमस है, तो जोजो हाथू को याद कीजिएगा, लौह अयस्क के लिए इसको याद करेंगे कि यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और याद कीजिएगा तो याद कीजिए यहाँ वेनी सागर का शिव मंदिर। ठीक है, वेनी सागर का शिव मंदिर को याद कीजिए। तो वेनी सागर का शिव मंदिर को क्यों याद करेंगे, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शिव मंदिर का निर्माण गौड़ शासक शशांक ने करवाया था। किसने करवाया था, तो शशांक ने। ठीक है, शशांक के बारे में आप यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो शशांक का ज़रूर नाम सुने होंगे। शशांक एक नंबर का माने कट्टर कह सकते हैं कि कट्टर शिव भक्त था और उतना ही बड़ा विरोधी था बौद्ध धर्म का। खैर, यहाँ इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो शशांक ने कराया था। जोजो हाथू क्यों प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। और सारंडा वन इसको 700 पहाड़ियों का घर या 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो ज़िला है वो है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया। ठीक है, सरायकेला खरसावां को पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया। कब, 30 अप्रैल, पहले नाम लिख देते हैं, सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां का स्थापना कब हुआ, तो स्थापना हुआ 30 अप्रैल 2001 में। ठीक है, स्थापना कब हुआ, तो 30 अप्रैल 2001 में। बस इसका डेट जरूर याद रखिए स्थापना का, क्योंकि आफ्टर झारखंड के अलग होने के बाद ये गठन किया गया था। तो 15 नवंबर, जैसा कि आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किया गया। तो 30 अप्रैल 2001 का सरायकेला खरसावां का स्थापना किया गया। किसको अलग कर, किससे अलग हुआ, तो पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ। इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ का कि छऊ कला एक है, छऊ कला या छऊ नृत्य, एक मुखौटा पहन करके नृत्य किया जाता है। तो छऊ नृत्य की जन्मस्थली है ये। ठीक है, कौन जन्मस्थली है, तो सरायकेला खरसावां को छऊ नृत्य का या छऊ कला का जन्म स्थान कहा जाता है, यहीं से इसका जन्म हुआ है। और इसको याद करेंगे तो सरायकेला खरसावां को झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, तो यहाँ 2-3 चीज़ याद करेंगे, स्थापना याद रखेंगे, छऊ कला याद रखेंगे और सांस्कृतिक राजधानी याद रखेंगे। यहाँ एक चीज़ और क्वेश्चन इस परमंडल से पूछता है, वो पूछता है ऐसे ये जो क्षेत्र है कोल्हान परमंडल, कोल्हान परमंडल जो है वो समुद्र से सबसे निकट है। ठीक है, झारखंड के जितने भी परमंडल हैं उन सब में से आपसे यदि पूछेगा कि झारखंड का कौन सा परमंडल समुद्र के सबसे निकट है, तो आंसर होगा कोल्हान। लेकिन यदि आपसे ये पूछता है कि झारखंड का कौन सा ज़िला समुद्र के सबसे निकट है, तो झारखंड का ये जो ज़िला है पूर्वी सिंहभूम, ये सबसे निकट है।
ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ आप यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोल्हान परमंडल का स्थिति जो है या लोकेशन जो है वो झारखंड में किधर है, तो झारखंड, ये झारखंड हुआ, इधर नीचे दक्षिण हुआ, इधर पूरब, तो दक्षिण और दक्षिण पूरब में इसका स्थिति है, इसका विस्तार है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले के बारे में। दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले के बारे में तो सबसे पहले यहाँ आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ है। तो देखिए, यहाँ जो ज़िला है उसको कहा जाता है सिमडेगा। ठीक है, यहाँ जो ज़िला है वो है खूंटी, यहाँ है गुमला, ये लोहरदगा और ये रांची। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ज़िले आप याद रखेंगे। तो 5 ज़िले में आपको शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इसको एक बाउंड्री बना लेते हैं। तो यहाँ से ये इधर तो बताया कि आपका कौन है, कोल्हान परमंडल है। इधर से यदि हम इसको बाउंड्री एक तरीके से बनाते हैं तो यहाँ बाउंड्री इसके और इसके बीच में जो है वो कौन सा हुआ, तो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर का पहला ज़िला हम लेते हैं सिमडेगा को। ठीक है, अब सिमडेगा को यदि आप याद करेंगे तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या आसान है, अब इसको ऐड कीजिए आप इसका स्थापना से कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना उसी डेट को हुआ जिस डेट की स्थापना सरायकेला खरसावां की है। ठीक है, तो इसका मतलब सरायकेला खरसावां का स्थापना कब था, तो 30 अप्रैल 2001। तो सिमडेगा की भी स्थापना 30 अप्रैल 2001 को हुआ। अब इसको क्या क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सिमडेगा को खेल का नर्सरी। ठीक है, यानी कि नर्सरी, इसका मतलब खेलने के लिए ABCD यहीं से सिखाया जाता है, खेल की ABCD कहेंगे। तो इस स्पेशली इसमें हॉकी को रखेंगे। ठीक है, हॉकी में ये काफ़ी जाना माना नाम है झारखंड का, और झारखंड के मैक्सिमम जो प्लेयर हुए हैं हॉकी के, काफ़ी महान प्लेयर हुए हैं, वे सारे सिमडेगा से ही हैं, सिमडेगा से। ठीक है, 90% जो प्लेयर हैं वो सिमडेगा से हैं। और साथ साथ में सिमडेगा में जो इधर उड़ीसा है, तो उड़ीसा से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, यहाँ आते हैं सीखने के लिए। तो इसको कहा जाता है खेल की नर्सरी। स्पेशली किस परिप्रेक्ष्य में, तो हॉकी गेम के परिप्रेक्ष्य में इसको खेल की या खेल का नर्सरी कहा जाता है। फुटबॉल का भी काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे कि हॉकी के लिए ये काफ़ी फेमस हुआ है। कौन, सिमडेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या याद रखेंगे, तो यहाँ एक याद रखेंगे राम रेखा धाम को। ठीक है, राम रेखा धाम, और दूसरा याद रखेंगे केटुंगा धाम को, केटुंगा धाम को याद रखेंगे। अब राम रेखा धाम को क्यों याद कर रखेंगे, तो राम रेखा धाम में प्रतिवर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए, नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ राम रेखा यानी कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर रुके हुए थे, इस स्थान पर अपना कुछ समय बिताए थे। उसके बाद है केटुंगा धाम। केटुंगा धाम में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, और ये फेमस या इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अब ध्यान से सुनिए इसका इम्पोर्टेंस। कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग का जो युद्ध हुआ सम्राट अशोक ने जो किया और काफ़ी रक्तपात हुआ, और उस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और जब वो कलिंग युद्ध के पश्चात जब वो वापस पाटलिपुत्र लौट रहा था, तो इस जगह पर उसने बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति कहेंगे, बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध की मूर्ति स्थापित किए थे। ऐसा
स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन बुद्ध की मूर्ति वहाँ प्राप्त हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने वहाँ स्थापित किया था, लेकिन सम्राट अशोक ने ही स्थापित किया था ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा केटुंगा धाम से प्राप्त हुई है। ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। केटुंगा धाम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये धार्मिक से है, तो धार्मिक से जुड़े हुए क्वेश्चन को बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिश रहता है कि बहुत कम, यानी कि 2-4 क्वेश्चन यदि आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं। लेकिन यदि वही जो धार्मिक स्थान है यदि इतिहास से जुड़ा हुआ है तो उसको पूछा जाता है। केटुंगा धाम को याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जिला है गुमला को याद रखते हैं। ठीक है, गुमला को पढ़ते हैं। अब गुमला का स्थापना जानने के लिए आइए हम एक बार फिर से चलते हैं संथाल परगना की ओर। संथाल परगना में आपको एक ईयर बताए थे 1983। 1983 में 3 जिले का निर्माण हुआ था। 3 जिले का निर्माण हुआ था, साहेबगंज, गोड्डा और देवघर का। अब जब यहाँ आ जाएंगे 1983 में, तो 1983 में यहाँ 2 जिले का निर्माण हुआ, एक है लोहरदगा और एक है गुमला। ठीक है, डेट में अंतर है। यहाँ क्या था, 28 जनवरी, 25 मई और 1 जून, ये डेट था। यहाँ दोनों का, लोहरदगा का और गुमला का, दोनों का जो टाइमिंग है, जो डेट है वो सेम है, और दोनों का क्या है तो 18 मई 1983। ठीक है, गुमला का भी सेम है, लोहरदगा का भी सेम है। चलिए, यहाँ गुमला से क्या क्या याद रखना है। गुमला से याद रखना है यहाँ महामाया मंदिर है। ठीक है, महामाया मंदिर, इसको इस स्थान में जहाँ ये है उसको बोलते हैं हापा मुनि। ठीक है, तो हापा मुनि का महामाया मंदिर, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हापा मुनि का महामाया मंदिर का स्थापना किसने किया था। हापा मुनि का महामाया मंदिर का स्थापना इसको किया था गजघंट राय ने। ठीक है, कौन किया था तो गजघंट राय ने। ठीक है, हापा मुनि के महामाया मंदिर का स्थापना कौन किया था तो गजघंट राय ने, और इसके गुरु थे हरिनाथ। ठीक है, इसके गुरु थे हरिनाथ, जो राष्ट्रकूट के ब्राह्मण थे। ठीक है, इसने गजघंट राय ने महामाया मंदिर का स्थापना किया और इसका मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पूजा पाठ का कार्यभार किसको सौंपा, अपने गुरु हरिनाथ को। और हरिनाथ कौन थे तो हरिनाथ थे राष्ट्रकूट के ब्राह्मण, हरिनाथ को इसने सौंपा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गजघंट राय ने किसे इस मंदिर का प्रभार सौंपा था तो हरिनाथ को। हरिनाथ कौन था तो ब्राह्मण था, राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट का ब्राह्मण था, मराठा ब्राह्मण इसको कहेंगे। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ याद रखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने मथुरा प्रवास के दौरान, मथुरा जाने के दौरान इस जगह विश्राम किए थे। ठीक है, अब इसके बाद जो आप याद करेंगे महामाया मंदिर के बाद आप याद कर सकते हैं पोरहट का किला को। पोरहट का किला आप याद कर सकते हैं। यहाँ दोईसागढ़ का किला, दोईसागढ़ का किला। ठीक है, दोईसागढ़ का किला को आप याद कर सकते हैं। पालकोट का किला याद कर सकते हैं। चौथा पालकोट का किला। ठीक है, पालकोट का किला आप याद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक और जो स्थान है, जैसे महामाया मंदिर इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये सारे इतिहास से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें एक है कोराम्बे, एकदम याद कीजिएगा, ये काफ़ी हॉट प्लेस है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है
कोराम्बे को याद रखेंगे। कहाँ से? गुमला से। कोराम्बे को क्यों? कि कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी तो आप लोग जानते ही होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? महाराणा प्रताप, ठीक है, वो पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री में। तो कोराम्बे यहाँ झारखंड में यदि आता है तो कोराम्बे क्यों फेमस है? तो कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। चलिए, ये हुआ आपका गुमला से, ठीक है। अब आते हैं लोहरदगा। बहुत छोटा छोटा चीज़ आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं किसी एक ज़िला में, लेकिन उन सभी में से हम 2 से 4 फैक्ट छांट करके जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना अधिक है, उसी को हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं लोहरदगा को, ठीक है। लोहरदगा आपको स्थापना बता चुके हैं, कब हुआ था स्थापना? उसी डेट को जिस डेट को गुमला की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से क्या आपको याद रखना? देखिए, यहाँ से आप याद रखेंगे तो प्राचीन काल का तांबे की खान मिली है यहाँ, ठीक है। लोहरदगा से प्राचीन काल में तांबे की खान कौन से प्लेस है ये एग्जैक्टली किताब में नहीं लिखता है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ तांबे की खान मिली हुई है, ठीक है, लोहरदगा से। और इसके बारे में और यदि आप जानने की कोशिश करें तो बहुत शुरुआत में जिस समय आपको हम फर्स्ट वीडियो जब बता रहे थे तो उसी वीडियो में आपको बताए थे कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे ज़िले हैं झारखंड के जो अपनी बाउंड्री कभी भी किसी दूसरे राज्य से शेयर नहीं करते। बाकी सभी ज़िले अपनी बाउंड्री किसी न किसी राज्य से शेयर करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी का बाउंड्री किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा जिला, आते हैं खूंटी के बारे में, खूंटी जिला के बारे में। तो खूंटी जिला के बारे में आप इसका स्थापना याद रखिए, काफ़ी हाल फिलहाल का है। एक ही दिन में 2 जिले का निर्माण किया गया था। खूंटी, इधर खूंटी दक्षिण में और इधर उत्तर के साइड में किया गया था रामगढ़। रामगढ़ को काटा गया था हजारीबाग से और खूंटी काटा गया रांची से, ठीक है। रांची से काट करके खूंटी एक अलग ज़िला बनाया गया और यहाँ बनाया गया हजारीबाग से काट करके रामगढ़ को एक अलग ज़िला बनाया गया। स्थापना कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2007 को, ठीक है। 12 सितंबर 2007 को इसकी स्थापना हुई। इस जगह से 2 चीज़ याद रखिएगा, 2 स्थान काफ़ी फेमस हैं। एक है उली हातू और एक है जरदाग। जरदाग करंट सिचुएशन के लिए, करंट टाइम के लिए काफ़ी फेमस है। आने वाले समय में भी ये फेमस होगा जब स्थापना पूर्ण रूप से उसका स्थापना हो जाएगा और वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। बताते हैं क्या है। उली हातू जो है वो भगवान बिरसा का जन्म स्थान है, ठीक है। यहीं से उल गुलान विद्रोह शुरू हुआ। और जरदाग है जहाँ रक्षा विश्वविद्यालय खोला जा रहा, ठीक है। तो 2 उली हातू और दूसरा जरदाग को याद रखेंगे। स्थापना जरूर याद रखेंगे, 12 सितंबर 2007। अब आगे चलते हैं, लास्ट जिला दक्षिणी छोटा नागपुर का, वो है रांची। अब रांची से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि एक तो ये राजधानी है और ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी चर्चित जगह रहा है। कई सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं जो झारखंड में के विद्रोहों में झारखंड के अलग होने के लिए या अलग होने से पूर्व अपने सामाजिक अस्मिता और उन अपने राज्य को बचाने के लिए काफ़ी अंग्रेज़ों के साथ लड़े और कई सारे ऐसे लोग थे जो अपना योगदान दिए। तो इन सारे फैक्ट्स को जमा करना रांची के लिए बड़ा ही टफ है। तो उन सारे पर्सनालिटीज़ को मैंने किसी का भी वर्णन यहाँ नहीं किया है, इसलिए क्योंकि उसके लिए एक अलग सा टॉपिक होगा। यहाँ वर्णन करना किसी एक के बारे में ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने किसी का भी यहाँ सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ रांची से आपको याद रखना है क्या कि रांची क्या है, तो आप जान रहे हैं कि यह राजधानी है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1899 में हुई है, ठीक है, 1899
1899 में। एक्चुअली में ये जो क्षेत्र था वो 1899 से पूर्व लोहरदगा का पार्ट था, ठीक है, लोहरदगा के क्षेत्र में आता रहा, इसको लोहरदगा ही कहा जाता था। लेकिन बाद का कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि इसका नाम आकर के रांची कहा गया। कई सारे कह सकते हैं कि मान्यताएं हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है जो कि कहा जाए कि रांची को इस कारण से रांची कहा जाता है, ठीक है। तो रांची की स्थापना 1899 में। इसमें यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ याद रखना है कि इसको कहते हैं जल प्रपातों का शहर, जल प्रपातों का शहर, ठीक है। किसको? रांची को जल प्रपातों का शहर कहते हैं। और इसको याद क्या करना है, एक ये याद कीजिए आप, बहुत छोटा हो जा रहा था, मैकलुस्की गंज को, ठीक है, मैकलुस्की गंज को याद रखें। क्यों याद रखें? झारखंड का एकमात्र ऐसा प्लेस है ये जो सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियन को समर्पित है। यही एक ऐसा जिला है, जिला नहीं, यही एक ऐसा स्थान है जहां एंग्लो इंडियन को इनवाइट किया गया कि आप यहाँ बसिए, और उनके लिए स्पेशल, उन्हीं के लिए सिर्फ स्कूल भी खोले गए, उन्हीं के लिए कॉलेज भी खोले गए, उनका एक अलग अस्पताल था। ये सब स्थापना किया गया था जिस समय अंग्रेज यहाँ थे। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके बाद यहाँ के एंग्लो इंडियन का स्थिति धीरे धीरे खराब होते गया और यहाँ रोज़गार उनको नहीं मिलने लगा, तो यहाँ से वे पलायन करने लगे। और वर्तमान समय में कहा जाए तो बहुत अधिक होंगे, तो 8 से 10 एंग्लो इंडियंस परिवार होंगे यहाँ, बाकी सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं, विदेशों में जाकर के बस चुके हैं। झारखंड सरकार अभी इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है, इसलिए इसको याद रखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा प्लेस है जो पूर्ण रूपेण एंग्लो इंडियन को समर्पित था, ठीक है। एक मैकलुस्की गंज को आप याद कीजिएगा, इसके साथ साथ आप याद कीजिए क्या, टैगोर हिल को, ठीक है। छांटना बड़ा मुश्किल है रांची से कि किसको बताया जाए और किसको नहीं बताया जाए। टैगोर हिल को याद रखिए और जगन्नाथ मंदिर को याद कीजिए, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को याद कीजिए। टैगोर हिल को क्यों याद कीजिए? इसलिए इसका इतिहास में कुछ वैसा स्पेशल नहीं है। टैगोर हिल को कहा जाता है, आप नाम जानते होंगे टैगोर हिल में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ अपना आश्रम बनाया था, उसके बाद इस हिल का नाम टैगोर हिल रखा गया, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर को इसलिए याद रखेंगे कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है, उसके मॉडल के रूप में इस जगह पर यह मंदिर बनाया गया था। जैसा वहाँ पूजा पाठ किया जाता है उसी तरह यहाँ भी जगन्नाथ मंदिर के पास भी पूजा किया जाता है। इसका निर्माण एनी शाह ने करवाया था, एनी शाह, ठीक है। कौन कराया था? तो एनी शाह ने कराया था। ये इतना आप याद रखेंगे। दक्षिण छोटा नागपुर से क्या क्या याद रखेंगे? इधर रांची से जलप्रपातों का शहर मैकलुस्की गंज को याद रखेंगे, टैगोर हिल याद रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर याद रखेंगे। इसको जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। बहुत सारे जलप्रपात यहाँ मिलते हैं क्योंकि रांची जो है वो छोटा नागपुर का एकदम सबसे ऊपर पीक कह सकते हैं, चोटी पर स्थित शहर है, चोटी पर स्थित ज़िला है। और उस हाइट के कारण से जब कोई भी नदी का स्रोत या पानी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो झरने का परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। इसलिए यहाँ कई सारे जलप्रपात बने हुए हैं, लेकिन उन सभी का वर्णन मैंने यहाँ नहीं किया। जब मैं आपको झारखंड के वाटरफॉल बताऊंगा तब मैं वहाँ झारखंड के हर एक ज़िले में मिलने वाले सभी वाटरफॉल का एक जगह पर आपको
डिस्कस करूँगा। यहाँ आज आपको 2 परमंडल के बारे में बताया, एक कोल्हान परमंडल और दूसरा आपको दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। आज यहीं आपको इतना ही मैं आपको समाप्त करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे अगले वीडियो में उत्तरी छोटा नागपुर के ज़िले के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।